वेलकम यू ऑल टू एचआरटी मेंटरशिप प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हमारे साथ हैं रवीजा पराशर। वेलकम रवीजा। हेलो सर। हेलो। सो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको रवीजा से। रवीजा हैज सिक्योर्ड नेम इन द रिजर्व लिस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जामिनेशन, and the unique thing about Ravija is that she has scored very good marks in GS3, almost one of the highest score, 108 marks. So in today's session आज हम डिस्कवर करेंगे कि GS3 में मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको सेक्शन वाइज फॉलो करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, कहाँ से कंटेंट पढ़ना चाहिए, क्या क्या आंसर राइटिंग में आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड देना चाहूंगा मैं सभी को। रवीजा हैज डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 2014। आफ्टर दैट शी हैज कंप्लीटेड हर एमटेक। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सपीरियंस रहा, इंटेल में जॉब किया 1.5 इयर्स के आसपास। देन शी डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 2019 में she gave her first attempt, could not clear the mains examination then, and finally in 2020 examination she cleared the examination. So first of all, congratulations for this great success, Ravija. थैंक यू सर। All right. So देखिए GS3 में अगर आप पिछले 2 साल से देखेंगे तो लो स्कोरिंग पेपर है ना। पहले अगर 2017-18 में हम देखते तो काफी अच्छा स्कोर आ रहा था, 120, 130 काफी लोग स्कोर कर रहे थे। स्पेशली 2020 में अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जिनका टॉप 100 में, टॉप 200 में रैंक है, सबके डबल डिजिट में मार्क्स हैं। So scoring 108 marks in GS3 is a very good score for the last year. So एक एक सेक्शन करके आपकी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट का सबसे कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो चलो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया, अब मेंस के लिए उसमें क्या वैल्यू एडिशन करें और क्या क्या चीजें कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखी जाए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी हमने प्रीलिम्स में किया है उसको फिर से रिवाइज जरूर करना है मेंस के लिए। वो छोटे छोटे पॉइंटर्स छोड़ के मैक्रो लेवल पे वो सारा हमको रिवीजन करना पड़ेगा। आप उसमें 7-8 आवर्स लगा के कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो क्योंकि मैं तो 3 साल से ट्राई कर रही हूँ तो मैंने तीनों साल के पढ़ रखे थे और मैंने उनको तीनों सालों को रिवाइज कर लिया था। मतलब एटलीस्ट आप उस ईयर का तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से रिवाइज करें ही। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आपने मेंशन किया, तो इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए या फिर उसके जैसे 2 पार्ट आता है इकोनॉमिक सर्वे के? सर मैंने तो पार्ट 1 किया था क्योंकि उसमें इश्यूज होते हैं मेनली, मतलब वो थोड़ा ज्यादा इशू सेंट्रिक होता है रेदर देन मतलब सेक्टर्स को पॉइंट नहीं करता, और उसमें भी जो ग्राफ वगैरह होते हैं वो सब मैंने स्किप कर दिए थे। राइट। तो जिस पार्ट में फ्यूचर इकोनॉमिक हैवी, पॉलिसी से राइट मतलब इकोनॉमिक हैवी टर्म्स होती हैं वो सब मैंने स्किप कर दी थी। राइट। सो जिस इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट में फ्यूचर पॉलिसी सजेशंस होते हैं उस वाले पार्ट पे आपने फोकस किया था। यस सर। तो हाउ अबाउट अगर हम पिछले 2-3 साल का इकोनॉमिक सर्वे का जो फ्यूचर पॉलिसी सजेशन वाला डॉक्यूमेंट है उसके इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पढ़े जाएं, हाउ अबाउट दैट? सर वो भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यही है कि हमको समझना है कि हमारी इकोनॉमी जो है उसमें पिछले 5-6 इयर्स में क्या ट्रेंड्स हैं। राइट। और मतलब फ्यूचर में हमको 5 ट्रिलियन की तरफ जाना है जैसे, या फिर आत्मनिर्भर बनना है, तो गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है वहां पे जाने के लिए। तो वो थीम्स क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में जो कंटेम्परेरी थीम्स चल रहे हैं। सो 2 थिंग्स यू हैव सेड, मैं समराइज करता जाऊंगा अपने व्यूअर्स के लिए। एक तो जो प्रीलिम्स के लिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसे रिवाइज करके जाइए। सुनने में आसान लग रहा होगा ये, बट मेंस एग्जामिनेशन से पहले यू हैव टू मच थिंग्स टू हैंडल, है ना। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप ये बेसिक चीजें रिवाइज करके नहीं जा पाते, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट एडवाइस, रिवाइज करिए प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ा है उसको मेन से पहले। एंड सेकंड, यू कैन डू द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट which will give you perspective about जो मैक्रो थिंग्स हमारी इकोनॉमी में चल रही है ना। दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक्स कंटेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट एक डेटा रिलेटेड मैं आपसे और पूछना चाहूंगा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन। ऐसा बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए डेटा बहुत सारा आपको यूज करना चाहिए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर मतलब बहुत सारा तो नहीं, एक जनरल लेवल पे डेटा होता है, जैसे एमएसएमई का आप कुछ डेटा प्रिपेयर कर लो, या फिर अपनी जीडीपी का ट्रेंड प्रिपेयर कर लो, जीएसटी का ट्रेंड प्रिपेयर कर लो, इन्फ्लेशन का ट्रेंड प्रिपेयर कर लो। और मतलब उसको रेदर देन लिख देना कि इतना जीडीपी था लास्ट ईयर फिर इतना हो गया, वो मैं हमेशा ग्राफ से करती हूँ। मतलब आप बार ग्राफ बना दो या फिर नॉर्मल ग्राफ बना दो।
ठीक है, सो मतलब बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना ज्यादा है, चाहे आप कम डेटा लिखो बट उसको ऐसे कि वो एग्जामिनर को दिखे, राइट मतलब उसको ऐसे लिखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दो चीजें आपने बोली यहाँ पे डेटा से रिलेटेड। एक तो काफी लोग जो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं, दे आर लाइक कि न्यूज़पेपर में जो भी डेटा आ रहा है उसकी कॉपी में लिख लेंगे, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है ऐसे ही है कि आप इतना सारा डेटा वहाँ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप लिमिटेड याद करें, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, कुछ जीडीपी का डेटा, फिस्कल डेफिसिट का डेटा, सब्सिडी का डेटा, इन्वेस्टमेंट का डेटा, बेसिक एक एक डेटा, एक हर चीज के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड एक डेटा, हेल्थ से रिलेटेड एक डेटा, उतना आप निकाल के रखें और उसको बस ऐसे ड्रॉप ना करें ना। डोंट बी जस्ट लाइक कि हाँ इतना था इतना था। आपको उस डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस नजर आए आपका उस आंसर में, राइट। ठीक है, तो फेयर इनफ, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। अब चलते हैं एक बार साइंस एंड टेक की तरफ। साइंस एंड टेक, इवन जो रीसेंट मेंस एग्जामिनेशन आया है, हैज बीन वेरी डिफिकल्ट वन, है ना। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाला ब्लू एलईडी वाला उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, S-400 मिसाइल वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो इट इज बिकमिंग अ डिफिकल्ट सेक्शन इन द GS3 अगर आप देखेंगे तो। देखिए, जब भी कोई सेक्शन डिफिकल्ट होता है तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप उसको कोई बेस्ट तैयारी आप कर सकते हैं, है ना। तो आपके ओपिनियन में कहाँ वो बैलेंस बनाना चाहिए और क्या कंटेंट रीड करना चाहिए साइंस एंड टेक के लिए? सर सबसे पहले तो जो हमारा सिलेबस में पॉइंटर्स गिवन है ना, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे सिलेबस में ये IT, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, इन सब का आप प्रिपेयर कर लो। बायोटेक, फॉर एग्जांपल बायोटेक में आप ऐसे कर लो कि बायोटेक का हर सेक्टर में क्या क्या रोल है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है, मेडिकल फील्ड में क्या रोल है, तो हर एक उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, उससे एथिक्स क्या रिलेटेड है। मतलब अगर बायोटेक्नोलॉजी पे सिंपल एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे इजीली हैंडल कर सको। इतना तो ये स्टैटिक पार्ट है, इतना तो हर मतलब हर टॉपिक पे कुछ फॉर्डर पॉइंट हो जाए जो भी साइंस एंड टेक में मेंशन है, जो साइंस एंड टेक में मेंशन है। और उसके बाद सर अब सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो मेंस 365 राइट राइट राइट। है। तो मेंस 365 इज अ गुड डॉक्यूमेंट। वहां पे आपको टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी, बायोटेक, IIT, रोबोटिक्स, ये सारे, और कुछ फॉर्डर पॉइंट प्रिपेयर कर लो, वहां से जो आंसर बना के आ पाओ वो बेस्ट है, उससे ज्यादा कर नहीं सकते कुछ, राइट। सर वो चांस की बात है कि मतलब एग्जाम में कुछ आ जाएगा, आपको आता होगा। हाँ हाँ, जैसे बोस आइंस्टाइन करके कुछ उनका स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स पूछा था, वो किस मतलब किसी को नहीं आता था, किसी को नहीं आता था, आ किसी को सकता नहीं था। आता था। तो बस वो फॉर्डर पॉइंट प्रिपेयर कर लें जो सिलेबस में दिए हैं, और वहां से कुछ आप जो भी बेस्ट लिख पाए वो लिखें, है ना। बस दैट इज एवरीथिंग दैट यू कैन डू इन साइंस एंड टेक। Yes, sir. तो थर्ड एलिमेंट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो डुएबल रहता है एनवायरनमेंट, अगर आप देखेंगे, है ना। सो क्या कंटेंट आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या कंटेंट किसी को रीड करना चाहिए GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में? सर शंकर IASE, लेकिन उसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की बजाय मेंस पर्सपेक्टिव से करना है। राइट राइट, मतलब एक एक पॉइंटर नहीं करना, उसमें से मैक्रो मैक्रो करना है। और अपना मेंस 365 कर लो, ठीक है, और मतलब वही, और करंट अफेयर्स में प्रिपेयर कर लो जो भी मेजर इश्यूज चल रहे हैं थ्रू आउट ईयर। राइट राइट राइट। सो तीन चीजें आपने एनवायरनमेंट में बोली। एक तो जो प्रीलिम्स के लिए आप एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, उस मटेरियल को एक बार दोबारा जरूर देख के जाओ, है ना। मैक्रो मैक्रो चीजें, नॉट छोटे छोटे पॉइंट की ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, क्या इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, तो ये जो प्रीलिम्स रिलेटेड स्टफ है इसको साइडलाइन करें, और मेंस के लिए मैक्रो मैक्रो चीजें आप याद कर लें, है ना। ये व्यूअर्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज जरूर नोटिस करना कि whatever Ravija will talk about for the GS3, she will say only basic things. हो सकता है अभी आपको ये बहुत आसान लगे कि हाँ यार वो रिवाइज तो हम करके ही जाएंगे, बट इट इज नॉट इजी, है ना। आप जब मेंस एग्जामिनेशन के पास तक पहुंचते हैं तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना आपके, इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। यू आर ओवर बर्डन विद योर ऑप्शनल एंड मल्टीपल थिंग्स, एथिक्स करना है, ऐसे लिख के देखना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इक्वल इंपॉर्टेंस दें ये जो कंटेंट बेसिक रिवाइज करने को आपको सजेस्ट कर रही हैं। दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस आई थिंक इन द GS3, है ना। सो सर एक्चुअली जो चीज हमने कर रखी है उससे हमें आउटपुट निकालना है, रेदर देन और कुछ करते जाने के लिए। हाँ हाँ, तो वैल्यू एडिशन का इतना वो हाँ। सिग्निफिकेंस नहीं है, जो पढ़ा हुआ है बस उसको वहां पे लिखाओ किसी तरीके से, राइट। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे प्रिपेयर किया आपने और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सर इंटरनल सिक्योरिटी में कोई भी आप एक स्टैंडर्ड मटेरियल ले लो, और उसमें हर एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा, उस हर एक पॉइंट को प्रिपेयर करना जरूरी है।
मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो एज इट इज जो सिलेबस में लिखा होता है वो एज इट इज उठ के एज इट इज आ जाता है। आई थिंक वेरी स्कोरिंग रहता है इंटरनल सिक्योरिटी, और अच्छी बात यह है कि टॉपिक सब डिवाइडेड है, माइक्रो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया हुआ है। तो अगर आप कोई भी एक मटेरियल उठा लेंगे और उससे वो टॉपिक वाइज प्रिपेयर करके छोटे छोटे उसके नोट्स बना लेंगे, तो उनसे उन फॉर्डर पॉइंट से आसानी से आंसर लिखा जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है। एंड एक छोटा सा और टॉपिक है GS3 में जिसका और कंटेंट का हम इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट। सर सेम स्ट्रेटेजी है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की भी, कि विजन का एक बुक है डिजास्टर मैनेजमेंट का, आप वो कर सकते हैं, और विजन का ही फिर मेंस 365। हाँ, तो एक आपका स्टैटिक हो गया जहां पे आप बेसिक पढ़ लें डिजास्टर मैनेजमेंट का, जहां पे ये सारे टर्म्स आते हैं, हैजार्ड वल्नरेबिलिटी क्या होता है ना, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, NDRF क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स पता लग जाएंगे। फिर जो करंट में मेंस 365 है, वहां से आप जो ज्यादा पॉपुलर डिजास्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट? यस सर। ठीक है। सो ये तो हो गया कंटेंट के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा कंटेंट को। इकोनॉमिक्स में यू सजेस्टेड कि जो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ के जाते हैं उसको जरूर रिवाइज करके जाएं मेंस के लिए। डेटा लिमिटेड निकालें, है ना, और उस डेटा को ऑर्गेनिकली अपने आंसर में पुट करें रादर देन जस्ट ड्रॉपिंग इट। ठीक है। उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स में सजेस्ट किया कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, है ना, तो पिछले 2-3 साल के जो इकोनॉमिक सर्वे उनके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ के जो मैक्रो इकोनॉमिक थीम है वो आप निकाल सकते हैं, वो आपके लिए काफी यूटिलिटी उनकी होगी। सेकेंड थिंग वी केम टू साइंस एंड टेक, जहां पे आपने बोला कि बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस जो माइक्रो टॉपिक क्लासिफिकेशन है सिलेबस में, हर टॉपिक के कुछ फॉर्डर पॉइंट आप निकाल सकते हैं फ्रॉम मेंस 365 एज वेल। ठीक है। देन कम टू एनवायरमेंट, वहां पे भी आपने एक इंपॉर्टेंट सजेशन दिया कि जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जा रहे हो उसको एक बार मेंस के नजरिए से जरूर ओवरव्यू देख के जाएं, और उसके बाद जो करंट में इशू चल रहे हैं एनवायरमेंट की वो आप देख के जा सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, पिक एनी सोर्स एंड टॉपिक वाइज उसके माइक्रो नोट्स बना लो, दैट इज गुड इनफ। तो ये तो हो गया कंटेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर आपको आता है तो नॉट नेसेसरली कि आप वहां पे लिख के भी आ पाओगे। जब काफी स्टूडेंट जो जिनका मेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें आंसर क्वेश्चन देख के बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन वहां पे उसका एक डिसेंट आंसर लिखना भी ना 7-8 मिनट में एक चैलेंज बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, इस बार GS3 में क्वेश्चन आया, वी विल डिस्कस दिस थिंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, डिस्कस। सुनने में जिसने मेंस नहीं दिया है उसे बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे जब इस पे 3 पेज लिखने होंगे तो वो चैलेंज बन जाता है ना। तो उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए और आंसर राइटिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? सर एक फर्स्ट थिंग है कि आप PYQs को लेके और ब्रेनस्टॉर्म करिए। मतलब लिखने की, मेरा ये पर्सनल है, मतलब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी, अपने पे डिपेंड करता है कि कितना राइटिंग प्रैक्टिस करना है। बट मतलब मैंने पर्सनली क्या किया था, PYQs को ब्रेनस्टॉर्म किया कि आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन देख के कि हाँ ये टर्म मेरे सिलेबस में था और फिर इस टर्म से रिलेटेड मैंने ये सब पढ़ा था, और अब उसमें से मैं इसका एक आंसर बना दूंगा। मतलब आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाना चाहिए। जैसे अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई मैंने वहां पे सिलेबस में हमारे में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज की सब हेडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में। तो अब आपको इन्हीं के चारों तरफ इस चीज को घुमाना है, राइट। ये आंसर को आप अगर इनको इसी में सब डिवाइड करके एक आंसर बनाएंगे तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक व्हाट रवीजा इज सेइंग, थोड़ा सा और डिफरेंटली मैं इस बात को रखता हूँ कि अगर आप आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट योर हैंड स्पीड। आंसर राइटिंग इज अबाउट हाउ कंटेंट इज सेग्रीगेटेड इन योर माइंड इनटू डिफरेंट टॉपिक, और उसके मैक्रो जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में कितना अलग अलग तरीके से हैं, है ना। तो थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग जितना भी वो कंटेंट था जो आपने रॉ कंटेंट पढ़ा हुआ होता है, वो टॉपिक्स की फॉर्म में आपके दिमाग में सेग्रीगेट हो गया होगा। उसके बाद तो लिखना है, हाथ तो चल ही जाता है वहां पे, ठीक है ना। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करिए, जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है उसको टॉपिक वाइज डिवाइड रखे अपने माइंड में कि इंक्लूसिव ग्रोथ आया तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये डेटा लिखेंगे। जितना वेल प्रिपेयर्ड आपके दिमाग में वो डेटा होगा, वो कंटेंट होगा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, उतना ही बेटर आप वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट? यस सर। ठीक है। सो एनी अदर थिंग फॉर द GS3 रिवीजन व्हिच यू वांट टू सजेस्ट? सर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक ये है कि आप जो भी करंट अफेयर के मेजर इश्यूज हैं उनके लिए मतलब आप उनके लिए कुछ डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स
प्रिपेयर करके रखने चाहिए, ताकि जैसे एनवायरनमेंट, मेरे टाइम में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया था, तो मैंने उसका फ्लो चार्ट बना दिया था रेदर देन कुछ लिखने के, और मेरा मतलब वो 2-3 मिनट में आंसर कंप्लीट हो गया था। ठीक है। तो वो आप जो करंट है उसमें वो चीज आप कर सकते हैं, उसके लिए Yes. ये चीज आप प्रिपेयर कर सकते तो हैं। बेसिकली ऐसा है ना कि कुछ कुछ टॉपिक बहुत ही कॉमन होते हैं कि वो आएंगे इस बार। आएंगे, लाइक yes. अगर आपको याद होगा तो ड्राफ्ट ये जो आया था, हाँ, यहाँ पे मैंने भी बोला था कि आपने क्वेश्चन आएगा, है ना। सो ऐसे कुछ जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेंस रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल है, प्रीलिम्स का कुछ कह नहीं सकते, बट मेंस थोड़ा प्रिडिक्टेबल है। तो आप कुछ टॉपिक्स के ग्राफ और चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जो कि पॉसिबल है कि इस बार एग्जामिनेशन में आएंगे, है ना। राइट, फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। ठीक है। तो एनी अदर थिंग रवीजा विच यू वांट टू सजेस्ट फॉर ओवरऑल, नॉट जस्ट फॉर द GS3 बट फॉर द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो इंडिविजुअल को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, कंसीडरिंग आपका जर्नी थोड़ा लॉन्गर रहा। देखिए, एक मेंटल एस्पेक्ट हमेशा इस एग्जामिनेशन का होता है। आपने 2014 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में वर्क करके एमटेक भी आपने किया, देन यू डिसाइडेड कि अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, नाउ यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। तो ऑलमोस्ट 7-8 साल आपको ग्रेजुएशन के हो चुके हैं। उसके बाद नाउ यू आर सेटलिंग इन योर करियर। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट को एंजाइटी होती है द मोमेंट, अगर उनकी ग्रेजुएशन को 3-4 साल हो गए हैं, दे आर लाइक कि अब तो अभी तक सेटल होना है। तो क्या इस मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड यू वांट टू से एनीथिंग? सर, हमको एक्चुअली ना थ्रू आउट ये देखना चाहिए कि हम ग्रो कर रहे हैं बस। ये नहीं है कि रिजल्ट आना चाहिए, हर स्टेप पर ग्रोथ होना चाहिए। मतलब मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट के बाद मुझे था नहीं कि मेरा क्लियर हो जाएगा, मतलब मेंस पहली वाली लिस्ट में तो नेम नहीं आया था, बट मुझे ये था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ग्रो कर लिया है। राइट, मेरा इम्प्रूवमेंट है, मतलब हमारा गोल होना चाहिए कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। राइट। तो एक दिन मतलब यू विल रीच वेयर यू आर सपोज टू रीच। हाँ हाँ, डेस्टिनी ले जाएगी आपको अपनी तरफ, बस आप इम्प्रूव करते रहो। इम्प्रूव करना स्टैग्नेंट, हमारा गोल बस इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, ग्रेट। सो जस्ट लास्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, व्हाट इज द रोल ऑफ एड सारथी इन योर सक्सेस? कोई भी, जो भी, व्हाटएवर, जो भी आपने प्रोग्राम्स हमारे यहाँ ज्वाइन किए, एनी फीडबैक व्हिच यू वांट टू गिव, देन मोस्ट वेलकम। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मुझे पता था कि मेरा मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ है, फिर मैंने आपका यूट्यूब पे आपने अपने मेंस के आंसर एक्सप्लेन करे थे, राइट। तो उस टाइम मैंने कमेंट भी किया था कि अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई मेरा पेपर क्लियर क्यों नहीं हुआ। और मैंने वहीं से पिकअप किया था कि अब मैं ऐसे ऐसे, मतलब मैंने अपने स्ट्रक्चर आपका वीडियो देखने के बाद बनाया था कि मैं अब ऐसे ऐसे करूंगी तैयारी जैसे आपने की थी। सेकेंडली, और आप फिर मैंने प्रीलिम्स का आपका कोर्स ज्वाइन किया, चलो प्रीलिम्स तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गया था। फिर मैंने आपका मेंस का, आपने जो भी वीडियोस दिए थे मैंने 4-4-5-5 बार देखे थे। मतलब मुझे एग्जाम में आपने कुछ इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में बोला था कि द रिलेशंस वर डाइवर्जिंग, राइट राइट, इनिशियली अब कन्वर्ज कर रहे हैं, तो मैं एज इट इज वो लाइंस लिख के आई हूँ पेपर में, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन में। या फिर मुझे ये पता होता था कि अगर मैं खुद से कुछ कंक्लूजन नहीं बना पाऊंगी तो आपका कंक्लूजन मेरे पास, मैंने बिल्कुल रट रखे थे कि वो नहीं लिख के आऊंगी तो वरुण सर वाला लिख के आऊंगी। ठीक है। तो रोल तो बहुत है, मतलब काफी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से और इस अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 80-90 मार्क्स मेरे इंप्रूव हो गए मेंस में। राइट राइट। तो बेसिकली जो प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन होते हैं, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, है ना, जो कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मेरा खुद फाइनल इंटरव्यू चल रहा था यूपीएससी एग्जामिनेशन में। सो अपनी प्रिपरेशन में ही मैंने रियलाइज किया था कि पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एक्चुअली फीजिबल इन द मेंस एग्जामिनेशन ना। लोग मॉडल आंसर की बात करते हैं जो कि बहुत आइडियल है, जो वहां पे 7 मिनट में और 11 मिनट में रिप्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, और उन मॉडल आंसर के कंटेंट को चेज करने के चक्कर में जो फिजिबल है, जो प्रैक्टिकल है, उसकी तरफ से हम ध्यान हटा देते हैं, है ना। तो आई थिंक दैट इज द थिंग व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट, कि क्या फिजिबल है, जितना मटेरियल है उसको ही वहां लिखा है तो काम बन जाता है, राइट। सर वही, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। इतना सारा आपको, मतलब हमेशा ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ और लिख सकते थे, मतलब कभी बाहर आगे ऐसे नहीं लगेगा कि मुझे जितना आता था मैं कर आया। हाँ, 60-70% तो नंबर कभी आएंगे नहीं मेंस में, राइट। ठीक है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, दीज आर ऑल द एडवाइसेस जो रवीजा ने हमें दी फॉर द GS3। GS3 एक डिफिकल्ट पेपर होता जा रहा है मेंस एग्जामिनेशन में,
कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। अगर कोई पेपर डिफिकल्ट होता है तो इनफैक्ट वहां से आप रैंक भी बना सकते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द टॉपर अगर वहां पे 85-90 मार्क्स ला रहे हैं और अगर आप 110 क्रॉस कर जाए तो एक अच्छा मार्जिन आप बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच रवीजा फॉर शेयरिंग योर स्ट्रैटेजी। थैंक यू सर। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट।